Hello friends, this is Muskan from EduPlanet, and today I'm going to discuss with you the concept state liability under Indian Constitution from Article 299 to 300. Here goes the video. State liability is of two types, contractual liability and tortious liability. Article 299 deals with the contractual liability, whereas Article 300 deals with the tortious liability. Article 299 tells us that what are the requirements that satisfy us that the government is bound under a contract. कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे हमें ये सेटिस्फेक्शन होगी कि गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर बाउंड है. Whereas Article 300 prescribe us the way by which we can file the suits and proceedings by or against the government. कि वो कौन से वेज हैं, कौन सा वो मैनर है जिसमें सूट्स और प्रोसीडिंग्स गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट के द्वारा की जा सकती है, या गवर्नमेंट कब किसी के ऊपर सूट या प्रोसीडिंग कर सकती है. तो हम इन दोनों ही लायबिलिटीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एंड सबसे पहले हम करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी अंडर आर्टिकल 299 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 299 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये अथॉरिटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी कि वो किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं. बट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का जो वे है, जो मैनर है, वो सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा आर्टिकल 299 की प्रोविजंस में कहा गया है. तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 299 की प्रोविजंस क्या हैं. आर्टिकल 299 क्लॉज 1 says that all contract made in the exercise of the executive power of the union or a state shall be expressed to be made by the president or by the governor of the state as the case may be. ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूटिव पावर को शो करने के लिए, उसको एक्सरसाइज करने के लिए बनाया गया है, अगर वो यूनियन लेवल पे है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कौन होनी चाहिए, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट. और अगर स्टेट के बनाया है, स्टेट लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी यानी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन होना चाहिए, गवर्नर. सेकेंड ये कहता है दैट all such contract and all assurance of property made in the exercise of that power shall be executed on the behalf of the president or the governor. वो कहते हैं कि अगर इसी टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट है या उसमें जो पावर अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो किसके बिहाफ पे कर सकता है. अगर सेंट्रल लेवल है तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, और अगर स्टेट लेवल है तो गवर्नर के बिहाफ पे. नंबर थर्ड, its execution must be by such person and in such manner as the president or the governor may direct or authorize. अब वो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने नीचे कोई पर्सन रखता है कि उसने इस कॉन्ट्रैक्ट से डील करना है, तो वो उस मैनर में ही डील करेगा जैसे उसे प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने डायरेक्ट करा हो या ऑथराइज करा हो. तो ये थी आर्टिकल 299 की प्रोविजंस. अब हम देखते हैं आगे. वो सबसे पहले कहता है कि प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 299 क्लॉज 1 इज मैंडेटरी. अब ये आर्टिकल 299 की जो प्रोविजंस है वो मैंडेटरी क्यों है? वो प्रोविजंस इसलिए मैंडेटरी हैं, इसलिए उन्हें इनकॉर्पोरेट करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि एक प्राइवेट पर्सन और गवर्नमेंट को बचाया जा सके किसी भी टाइप के अनऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट से. ये कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट या कोई पर्सन गवर्नमेंट के साथ एंटर करता है किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, और वो उस वे से एंटर करता है जो आर्टिकल 299 के अंदर नहीं कही गई, या वो आर्टिकल 299 की प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता है, तो उसमें ना तो गवर्नमेंट और ना ही वो पर्सन लायबल होगा ब्रीच के लिए.
मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में जो आर्टिकल 299 की प्रोविजंस के अंडर नहीं है, उस पर ना गवर्नमेंट ब्रीच के लिए लायबल होगी और ना ही वो इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट आता है फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो फॉर्म है, जो आर्टिकल 299 ने कहा है, अगर वो प्रॉपर फॉर्म नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स नहीं होगा। अगर वो प्रॉपर फॉर्म में है, जैसा आर्टिकल 299 के प्रोविजंस ने कहा है, अगर उस वे में है तभी वो एनफोर्सिएबल होगा, अदरवाइज वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा। देन कम्स रेटिफिकेशन। ये कहता है कि जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट पर रेटिफिकेशन अप्लाई होती है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेटिफिकेशन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर आप इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते। देन कम्स द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट। इससे रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि द इंटरप्रिटेशन दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन द फॉर्म एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 299 clause 1 sometimes become inequitable to the party dealing with the government and it also makes the operation of the government difficult। वो कहता है कि जैसे आर्टिकल 299 के अंदर जो प्रोविजंस दी हैं, अगर उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कई बार बनाने के लिए या उस फॉर्म को अपना रेगुलेट करने के लिए कई बार ये पॉसिबल नहीं होता, या ये गवर्नमेंट के लिए या जो दूसरी पार्टी है उसके लिए डिफ़िकल्टीज़ को क्रिएट कर देता है। एंड उन डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने के लिए, उन्हें मिटिगेट करने के लिए ये प्रोविज़न है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन हो या इन फॉर्म ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट हो। मतलब एक लीगल फॉर्म में होना, एक लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होना या रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना हर टाइम ज़रूरी नहीं है। देन कम्स द कॉन्ट्रैक्ट बाय एन अथॉराइज्ड पर्सन। जैसे कि हमने पहले ही करा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन हो सकता है, या तो प्रेसिडेंट या गवर्नर, या वो पर्सन जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के बिहाफ पे है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ऑथोराइज्ड पर्सन, जो या तो प्रेसिडेंट और गवर्नर या वो पर्सन जिसको प्रेसिडेंट और गवर्नर ने अथॉरिटी दी हुई है, वही पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज कोई और पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। देन कम्स द प्रॉमिसरी एस्टॉपल। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केसेस में उसके कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसरी एस्टॉपल का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रॉमिसरी एस्टॉपल है वो अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर प्रॉमिसरी एस्टॉपल का भी पोजीशन नहीं है। देन कम्स द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। इससे रिलेटेड ये कहा जाता है कि द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट गवर्न्ड बाय आर्टिकल 299। When a person is appointed in the government service, he acquires a status and his service conditions are determined by the statutory rules framed under Article 309। ये कहता है कि आर्टिकल 299 सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से या सर्विस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट से डील नहीं करता है। अगर कोई सर्विस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है या सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए आर्टिकल 309 है जो उससे डील करेगा, बट आर्टिकल 299 इससे डील नहीं करेगा। देन कम्स दैट रेस्टिट्यूशन। इससे रिलेटेड कहा जाता है कि व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 299 द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बट द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाइज टू सच कॉन्ट्रैक्ट। ये कहते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल 299 की प्रोविजन से अंडर नहीं है तो वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा, बट उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा। जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन की कोई बेनिफिट उसको दिया है या उसको अपनी कोई चीज़ दी है, कोई चीज़ डिलीवर करी है और उस चीज़ का दूसरे पर्सन ने बेनिफिट उठाया है, तो वो उसके लिए बाउंड है, वो इस चीज़ के लिए बाउंड है कि वो पर्सन को कंपेंसेट करे जिसकी चीज़ का उसने बेनिफिट लिया है। तो वैसे ही आर्टिकल 299 के अंदर भी कहा जाता है कि यहाँ पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगी। देन कम्स द नेचुरल जस्टिस। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक प्राइवेट पर्सन से पार नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर भी ये ड्यूटी बनती है कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे वो अनरीजनेबल ना हो, मैलिफाइड ना हो या बायस्ड ना हो। मतलब वो नेचुरल जस्टिस को प्रमोट करे, वो उसको डिस्ट्रॉय ना करे।
Then comes the contractual liability of the state is same as that of an individual. यहाँ पे कहता है कि जो स्टेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है वो सेम है जैसे ही एक इंडिविजुअल के लिए, मतलब जो प्रोविजंस इंडिविजुअल के लिए है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, स्टेट के लिए भी वही प्रोविजंस हैं. स्टेट्स को उनको मानना पड़ेगा. स्टेट उस पर बाउंड है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को माने जैसे एक इंडिविजुअल मानता है. एंड द लास्ट इज नो पर्सनल लायबिलिटी. इसमें ये कहा जाता है कि जो स्टेट है उसकी कोई अपनी पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनती है. अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई ब्रीच हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए वो पर्टिकुलर पर्सन की अपनी लायबिलिटी नहीं बनती है. ये एक स्टेट लायबिलिटी होगी, एक पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी. सो दिस इज ऑल विद द कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी. अब हम करेंगे tortious liability. Tortious liability under Article 300 of Indian Constitution. Tortious liability और vicarious liability दोनों एक ही हैं. Vicarious liability deals with the cases where one person is liable for the act of other. In a case of vicarious liability, both the person at whose behalf the act is done as well as the person who does the act are liable. ये कहता है कि वाइकेरियस लायबिलिटी वो होती है कि जिसमें एक पर्सन ने अगर कोई गलती कर दी है, उसने कोई टॉर्ट कमिट कर दिया है, तो उसके लिए दूसरा पर्सन भी लायबल होता है. जैसे कि एक पर्सन ने किसी को अपॉइंट करा एक एक्ट करने के लिए उसके बिहाफ पर, एंड उस पर्सन से अगर कोई गलती हो जाती है तो जिस पर्सन ने उसे अपॉइंट करा है वो भी वाइकेरियसली लायबल होता है उस गलती के लिए. जैसे कि एम्प्लॉयज़ आर वाइकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स. मतलब अगर कोई एम्प्लॉय ने अगर कोई गलती कर दिया, कोई टॉर्ट कमिट कर दिया है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर्स भी जो है लायबल होते हैं, वो वाइकेरियसली उस चीज़ के लिए लायबल होते हैं. और इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि प्रिंसिपल एंड एजेंट, मास्टर एंड सर्वेंट, पार्टनर्स एंड लायबिलिटी ऑफ द स्टेट. प्रिंसिपल एंड एजेंट में क्या होता है कि अगर किसी एजेंट ने कोई टॉर्ट कमिट कर दिया है एंड वो अगर कोई काम अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है एंड उसमें उसने अगर कोई टॉर्ट कमिट कर दिया है तो उस काम के लिए प्रिंसिपल भी लायबल होगा. सेकेंड इज मास्टर एंड सर्वेंट. इसके अंदर ये होता है कि अगर सर्वेंट ने अपने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के अंदर, अगर उसने उस टाइम पीरियड के अंदर कोई गलती कर दी है, कोई टॉर्ट कमिट कर दिया है अपने मास्टर का काम करते हुए, तो उसके गलती के लिए मास्टर जो है वो वाइकेरियसली लायबल होगा. सेम इज़ द केस विद द पार्टनर्स. And the liability of the state, that is vicarious liability of the state, we are going to discuss in very brief in this video. Here comes the vicarious liability of the state. In the authority of the principal, the state also employs people to act on his behalf and delegates them certain tasks. Such employees, while working under the authority given to them by the state, commits the wrongful act. And for those wrongful act of government employees, the state is held vicariously liable. ये कहता है कि स्टेट अपने काम करवाने के लिए, अपनी स्टेट को चलाने के लिए कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करती है और उन्हें कुछ टास्क देती है जो उस पर्सन को या उन एम्प्लॉयज़ को स्टेट के बिहाफ पर करने होते हैं. एंड उन काम को करते हुए अगर किसी एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाती है या रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है तो उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए जो गवर्नमेंट है वो अपने एम्प्लॉय की तरफ से वाइकेरियसली लायबल होती है अपने एम्प्लॉय की गलती के लिए. मतलब अगर स्टेट का काम करते हुए कोई एम्प्लॉय गलती कर देता है तो उस गलती के लिए जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो वाइकेरियसली लायबल होती है. अब हम देखते हैं वाइकेरियसली लायबिलिटी का इंग्लैंड के अंदर क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है. तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रायर टू द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट, यानी क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 के आने से पहले इंग्लैंड के अंदर क्या सिचुएशन थी. क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 से आने से पहले इंग्लैंड के अंदर एक कॉमन मैक्सिम चलता था जो कहता था दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग and therefore the king was not liable for the wrong of its servants. वे कहता था कि जो एक किंग है, जो एक राजा है, वो कोई गलती नहीं कर सकता. तो इसी तरह जो राजा है वो अपने सर्वेंट की गलती के लिए लायबल नहीं है.
मतलब इंग्लैंड के अंदर ये पोजीशन थी कि अगर उसका सर्वेंट, अगर किंग के अंदर जो पर्सन वर्क कर रहे हैं, अगर वो कोई गलती कर देते हैं तो इसके लिए किंग जो है वो लायबल नहीं हो सकता, क्योंकि किंग को स्यू नहीं किया जा सकता। अगर किसी सर्वेंट ने या उसके किसी पर्सन ने गलती करी है उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो वो सर्वेंट ही उसके लिए लायबल होगा, किंग कभी भी लायबल नहीं हो सकता। बट क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 आने के बाद इंग्लैंड के अंदर ये पोजीशन चेंज हुई और अब जो किंग है वो अपने सर्वेंट की गलती के लिए लायबल होगा। मतलब अगर सर्वेंट ने कोई गलती करी है अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम के अंदर, तो उस गलती के लिए जो किंग है वो भी वाइकेरियसली लायबल माना जाएगा। तो ये थी इंग्लैंड के अंदर पोजीशन। अब हम करेंगे पोजीशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोई क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 जैसी सिचुएशन नहीं थी। इंडिया के अंदर स्टार्टिंग से ही मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ही वहाँ पर ये पोजीशन थी कि अगर स्टेट का कोई भी वर्कर है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है, उससे कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो जाता है, तो उस एक्ट के लिए जो स्टेट है वो वाइकेरियसली लायबल होगी। और यही चीज़ हमारे आर्टिकल 300 के अंदर भी है कि गवर्नमेंट मे स्यू or sue by the name of the Union of India, and the government of a state may sue or sued by the name of the state। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को स्यू भी कर सकती है और खुद भी स्यू हो सकती है, एंड सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट भी किसी केस के लिए किसी को स्यू कर भी सकती है और खुद भी स्यू हो सकती है। और ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट मे स्यू और स्यू इन रिलेशन टू देयर रिस्पेक्टिव अफेयर्स इन द लाइक केस एज द डोमिनेंट ऑफ इंडिया। मतलब जैसे कि पहले प्रोविंशियल स्टेट्स में ये था कि स्टेट्स जो है अपने वाइकेरियसली लायबल होते हैं किसी एक्ट को कमिट होने के कारण, सेम पोजीशन आर्टिकल 300 के अंदर भी है कि अगर हम कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर कोई गलती कर देता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने नेम पर केस के अंदर आ सकती है और उनकी वाइकेरियस लायबिलिटी बनती है। फिर हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। आर्टिकल 300 ये ले करता है कि अनटिल अगर जब तक पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं बनाता है, तब तक ये यूनियन ऑफ इंडिया की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनेगी कि वो अपने एम्प्लॉय के वर्क के लिए लायबल होंगे। अगर उनका एम्प्लॉय अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई गलती करता है तो वो तब तक उसके लिए लायबल होंगे अनटिल और अनलेस कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इससे रिलेटेड लॉ नहीं बनाती। मतलब अभी तक वाइकेरियस लायबिलिटी का कोई भी एक्सटेंट जो है बनाया नहीं गया है। अभी तक यही मैक्सिम है, यही प्रोविज़न है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई गलती करता है तो स्टेट उसके लिए वाइकेरियसली लायबल है। तो ये था हमारा टॉर्टियस लायबिलिटी और वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। इस वीडियो के अंदर हमने करा कि कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी क्या है एंड वाइकेरियस लायबिलिटी क्या है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो। थैंक यू।